Hello friends, welcome to my channel, and today I am going to discuss the recently MSME amendment bill has been portrayed in Lok Sabha, and we will also discuss the government step taken to boost MSME sector, and also read about some data fact and figure related to MSME for your mains and essay writing. So let's start. सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमएसएमई होता क्या है। तो एमएसएमई जैसा कि MSME इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो मतलब हो गया काफ़ी छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, और मीडियम मतलब हो गया उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो सबका जो है कंडीशन होता है, सबका जो टर्नओवर है, रेवेन्यू है, एज पर गवर्नमेंट डाटा वो जो है फिक्स है और उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और आपको जैसा कि पता है कि एमएसएमई जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। किस सेक्टर में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, और इसके अलावा जो हमारे एमएसएमई का सिचुएशन है इंडिया में वो कुछ इस तरह का है। जैसे अगर मैं कुछ डाटा फैक्ट फिगर की बात करूं, आपको मैं बिल से पहले ये सब बता देता हूं ताकि आप मेंस राइटिंग में काम कर सके हो। इसके काफ़ी यूजफुल डाटा ये है। एज़ पर रिसेंट इकोनॉमी सर्वे, हमारा जो डाटा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग को याद रखना है वो हमारे कंट्री में लगभग ना 90 मिलियन अप्रॉक्स लिख दीजिएगा इस सब में, चूँकि कोई फिक्स डाटा तो होता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। तो 90 मिलियन MSME इज टुडे प्रेजेंट इन आवर कंट्री। ओके, उसके अलावा 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ MSME अप्रॉक्स। उसके अलावा 120 मिलियन पीपुल विन इंडल्ज इन दिस सेक्टर, मतलब एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। 120 मिलियन मीन्स 12 करोड़ लोग जो हैं MSME में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है 48% कंट्रीब्यूशन जो है MSME का जो है हमारे GDP में जाता है। ठीक है, 48% कंट्रीब्यूशन, दिस इज अ ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम टू गोज टू GDP। ओके, इसके अलावा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 45% शेयर है इसका, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल जो अगर MSME की बात करें तो 45% मैन्युफैक्चरिंग शेयर सिर्फ MSME का होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बात करें तो लगभग टोटल रजिस्टर्ड MSME जो है लगभग 1.2 करोड़ हैं। ठीक है, 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड MSME है। ओके, तो ये आपको मैं बेसिक डाटा बता दिया ताकि एक आइडिया लग सके कि हाउ इम्पोर्टेंस द MSME सेक्टर इज। ओके, अब देखो जो इसमें चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है कि जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी MSME सेक्टर आते हैं। जैसे मान लो कि जो हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जो बर्मी कल्चर करते हैं, PC कल्चर करते हैं, सेरी कल्चर करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इमर्जिंग सेक्टर है वो भी MSME में आते हैं। ठीक है, अगर हालांकि ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, लेकिन अगर इसकी जो स्केलिंग है, कैपेबिलिटी है, वो अगर MSME सेक्टर को के जो दायरे है उसके अंदर वो एडजस्ट कर रही है, वो फैक्ट एंड फिगर जो मैंने आपको बताया उसके अंदर ये एडजस्ट कर रही है, तो ये MSME सेक्टर में काउंट होता है। ओके, अब देखो अब अगर हम लोग बात करें कि MSME सेक्टर में भाई क्या इसमें जो गवर्नमेंट जो हाल ही में MSME अमेंडमेंट बिल लाई है उसको क्यों लाना पड़ा, तो सबसे पहला कारण ये है कि जो पहले है ना वाई न्यू बिल, पहले यहाँ लिख देता हूँ, वाई न्यू बिल
हैज़ टू ब्राउट। ओके, तो इसके पीछे जो पहला कारण है वो ये है कि पहला कारण ये है कि जो अर्लियर है ना, वो इन्वेस्टमेंट जो था उसका जो थ्रेशोल्ड था ना, इन्वेस्टमेंट बेस्ड थ्रेशोल्ड जो था वो रिवेन्यू के बेसिस पर था, लेकिन अब जो है वो टर्नओवर के बेसिस पर किया गया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि रिवेन्यू जो है किसी कंपनी का कई बार किसी साल में जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चली जाती थी, तो उसको जो है मान लो कि माइक्रो सेक्टर में है तो उसको मान लो कि मीडियम सेक्टर में डाल दिया गया, ठीक है, या स्मॉल सेक्टर में डाल दिया गया, तो उसकी जो टैक्सेशन सिस्टम है फिर वो डिसरप्ट हो जाएगी या फिर अल्टर हो जाएगी, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो डैट्स वाई गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया कि जो अब न्यू बिल होंगे उसमें एमएसएमई सेक्टर में अब हम लोग इन्वेस्टमेंट की जगह टर्नओवर को मेजर करेंगे। टर्नओवर जो है कई सालों का एक एवरेज होता है, डैट्स वाई जो टर्नओवर है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक और अप्रोचेबल होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा चैलेंजेज क्या थे जो इनको लाना पड़ा कि एमएसएमई सेक्टर का जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो गया था, तो गवर्नमेंट जो है सोचे क्यों ना इसमें कुछ अमेंड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मोटिवेट हो सके और इसमें एफडीआई वगैरह भी इसमें इन्वेस्ट अपना कर सके, तो इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट न्यू बिल लाई। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए एमएसएमई सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट जो है एरिना है, तो हम लोग जो है उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी या इन्वायरमेंट देने के लिए हम लोग को एमएसएमई इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं कि क्या है इसमें प्रोविज़न क्या क्या है, प्रोविज़न क्या क्या है, प्रोविज़न प्रोविज़न्स। ओके, फर्स्ट प्रोविज़न इसमें ये है बच्चों कि अब जो है ना वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है वॉलंटरी हो गया। पहले क्या था कि मस्ट था, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एमएसएमई का, लेकिन अब ये वॉलंटरी हो गया। इससे क्या होगा कि ज़्यादा जो है कम्प्लेक्सेशन जो है वो अब फेस नहीं करना पड़ेगा जो हमारे स्टार्टअप जो भाई बंधु हैं उनको। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो है लेज़र कंप्लायंस कंप्लायंस मतलब वही जो मान लो कि कभी कोई गलती हो जाती थी, कोई चीज़ हो जाती थी, मिस्टेक हो जाती थी, तो उसको जो है एक मान लो कि हम बच्चों में रजिस्टर में बनाते थे ना कि ये बच्चों ने ये गलती की, ये बच्चों ने ये की, उसी तरह जो लार्जर लेवल पे जो है एमएसएमई लेवल पे एक कंप्लायंस होती है, उसमें जो है ग्रीवेंस होता है कि ये सब चीज़ जो है फॉल्ट है और इसको ठीक करना है, ये सब चीज़ें। तो अब लेस कंप्लायंस मतलब कम शिकायत होंगी, तो ईजियर फॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? ईजियर फॉर्मलाइजेशन। ऑब्वियसली अगर लेजर कंप्लेंट्स होंगे तो ईजियर फॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो है पहले जो कंप्लेन होती थी उसकी कोई टाइम बाउंड नहीं थी, कब उसका सॉल्व होता था कब नहीं होता था, कोई लिमिट नहीं था डेज का। अब जो है हम लोग 90 डेज को टाइम बाउंड कर दिए, 90 डेज टाइम बाउंड कर दिए। इससे क्या होगा, एक भरोसा रहेगा कि भाई हमको इतना दिन में मेरी शिकायत जो है वो पूरी तरह सुन ली जाएगी। ओके, और उससे निजात मिल पाएगी। तो ये जो है उनको एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा, उनको बूस्ट करेगा मोरल रूप से भी। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा प्रोविज़न इसमें है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, मतलब कि जो छोटे मोटी समस्या है ना, पहले उसको भी जो है क्रिमिनलाइज के तौर पर देखा जाता था। मान लो कोई टैक्स किसी मंथ में नहीं दे पाया या किसी और चीज़ की थोड़ा बहुत जो कंप्लायंस है उनकी उसमें जो है थोड़ा सा अल्टर हो गया, तो उसको क्रिमिनल केस में डाल दिया जाता था और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होता था। तो अब जो है डीक्रिमिनलाइजेशन होगा। क्या होगा? डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे। जितना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन चीज़ों को करोगे, कम्प्लेक्स करोगे, लोग जो है उससे दूर भागेंगे। ओके, अब फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा कि ट्रेड्स, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। मान लो कि कोई एमएसएमई है, कोई बड़े पीएसयू कंपनी को 1 करोड़ रुपया का प्रोडक्ट देता है, तो मान लो अगर 1 करोड़ रुपये का प्रोडक्ट देता है,
लेकिन पीएसयू उसको वापस मान लो 90 से 100 दिन के भीतर देता है। तो अब देखो 90 से 100 दिन तो उसके पास पैसा नहीं रहा ना वो एमएसएमई के पास। अब वो पैसा नहीं रहा तो कैसे काम करेगा? इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इसमें सिस्टम ऐसा बनाया है कि गवर्नमेंट को आप ये ट्रेड्स जो है दिखा दोगे, इनवॉइस दिखा दोगे कि भाई साहब मैंने पीएसयू या किसी कंपनी को इतना पैसा दे रखा है फिलहाल के तौर पर, तो आप मुझे इतना पैसा इतने दिनों के लिए दीजिए। तो गवर्नमेंट जो है इतने दिनों के लिए उनको डिस्काउंट में या कोई फाइनेंशियल जो उनको जो मैकेनिज्म है उसके सहायता से पैसा देने का काम करते हैं। और इससे क्या होगा कि अर्ली पेमेंट होगा। क्या होगा? अर्ली पेमेंट सिस्टम। तो इससे जो है बूस्ट होंगे एमएसएमई, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है ये तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें अगर मैं गवर्नमेंट स्टेप की बात करूं तो गवर्नमेंट स्टेप, तो अगर मैं गवर्नमेंट स्टेप की बात करूं तो सबसे पहले जो है ना CGTMSC, इसको ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म को, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्रेडिट गारंटी फॉर फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फॉर फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसमें क्या है कि पहले बिना कोलेट्रल जो है या किसी गारंटर का गवर्नमेंट जो है लोन देने में हिचकती थी। मतलब उनको काफ़ी कंप्लाइंसेस जो है फॉलो करने पड़ते थे और काफ़ी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म थे। तो अब जो है गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर दी है। अब जो गारंटी कवरेज जो है सीलिंग वो 10 करोड़ कर दी है। कितना करोड़? 10 करोड़। मतलब आप 10 करोड़ से ऊपर के अगर लोन लोगे एमएसएमई के नाम पर तो आप गारंटर रखना पड़ेगा, अगर उसे कम लोगे तो ऑब्वियसली आपको गारंटर नहीं रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप इसमें गवर्नमेंट ने क्या उठाया? दूसरा स्टेप उठाया कि श्री फंड। श्री फंड क्या होता है? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इसमें जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपया का एक इक्विटी सपोर्ट आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिसके अंदर कभी भी एमएसएमई सेक्टर या उससे रिलेवेंट सेक्टर को ज़रूरत पड़े तो इस फंड से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया ट्रेड्स। क्या बताया मैंने आपको? ट्रेड्स, TREDS। ट्रेड्स का फुल फॉर्म मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, PSU वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। चौथा इसमें क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लाई? PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या PM स्वनिधि प्रोग्राम, जो आपने सुना होगा कई बार, स्वनिधि। इसमें भी जो है वो लोन मिलता है, उसके बाद फिर उसको जो है अदर तरह के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि लोन का जो एक्सटेंशन है या फिर कैटेगरी के हिसाब से भी है, या उनको जो है प्रॉपर जो मैकेनिज्म है या जो उनको चीज़ें की ज़रूरत होती है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या अप स्किल या री स्किल, या फिर मान लो उनको ज़रूरत पड़े किसी बड़े फंड मैनेजर की तो उसे कोलेट्रल होना। तो इन सब का जो एक विंडो है वो PM स्वनिधि प्रोग्राम से ओपन होता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के द्वारा ये भी जो है चलाया जाता है। ओके, इसके अलावा देखो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। MSME इसमें क्या होता है कि मान लो कि MSME सेक्टर कहीं एक जगह खुला, कोई बड़ा सेक्टर है, मान लो मीडियम सेक्टर है या स्मॉल सेक्टर है, लेकिन उसके आजू बाजू में जो है ना माइक्रो सेक्टर या कुछ ऐसा खोला जाएगा जिससे वो एक क्लस्टर डेवलप हो। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई सिलाई मशीन का वो एक उद्योग खोलता है, तो सिलाई मशीन में सुई लगती है, धागा लगती है, और भी उसमें चीज़ें लगती है, ऑयल जो है उसमें लगता है, फिर छोटे छोटे नट बोल्ट आते हैं। तो हर चीज़ का एक क्लस्टर जो है
वो बनाया जाएगा उसके आजू बाजू में ही। उससे क्या होगा कि जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा, ठीक है। और जब इकोसिस्टम डेवलप होगा तो ऑब्वियसली जो किसी सेक्टर का एम्पावरमेंट है वो ज़्यादा हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाई है, CDP। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है ये। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है मार्केट एक्सेस के लिए जो है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ला रही है मार्केट एक्सेस के लिए। अब देखो मार्केट एक्सेस के लिए गवर्नमेंट क्या ला रही है। एक्सेस 7CC वाला होगा। ओके, तो SS वाला जो SS होता है ना वो असेसमेंट होता है, वो जांच करने वाला होता है। CC वाला जो होता है वो दूसरा होता है। तो CC वाला जो SS है, तो गवर्नमेंट मार्केट एक्सेस जो है इसके भीतर जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर, जैसे ई नाम मान लो है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो बहुत सारे FPO PACS वगैरह इस पर मतलब अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर इसके अलावा जो है गवर्नमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है, रिसीवर है, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो है पोर्टल इस पर ऑनलाइन बना होता है। तो ये जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल हम लोग मान सकते हैं इंडिया में MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ जो है, मान लो गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ का कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट अब क्या करती है कि पहले उसके लिए जो टेंडर वगैरह होता था तो वो पुराना प्रोसेस था, ट्रेडिशनल मेथड था। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, जैम एक वेबसाइट है ये, ठीक है, ये वेबसाइट पर गवर्नमेंट जो है अपलोड कर देती है कि आई वांट टू बाय या आई वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो इसके बाद जो है वहाँ पर जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं वो जो है ऑनलाइन ई ऑक्शन करते हैं। उस ऑक्शन में जो जीतता है उसको फिर वो अप्रूव मिलता है, और इस हिसाब से जो है एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और इससे जो है MSME सेक्टर का ऑब्वियसली क्या होगा, बूस्ट होगा, एम्पावर मिलेगा उसको, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर हम लोग रोज़गार मेला भी लगाते हैं, ट्रेड फेयर, जैसे अभी सरस मेला लगा था पटना में, बहुत जगह और भी मेला लगते रहते हैं, सोनपुर में लगता है। उसमें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे कुटीर उद्योग का चीज़ें हैं, हाथ हैंडीक्राफ्ट है, ये सब चीज़ें जो है, एम्ब्रॉयडरी है, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर बल्क में बिकती है और लोग उसको ख़रीदते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग। और इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर MSME सेक्टर है उसका क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है, साथ में उसमें जीविका दीदी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट द्वारा लाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो रैम्प आएगा। क्या आएगा, रैम्प। रैम्प क्या होता है ये समझो, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस, MSME परफॉर्मेंस। इसमें क्या हो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है ना 6,000 करोड़ का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, 6,000 करोड़ का सपोर्ट जो है वाई वर्ल्ड बैंक, लिख लेना आपको मन हुआ तो, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो है 5.5 लाख जो MSME इसको टारगेट किया जाता है, उसको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको इंडस्ट्री से कोलैबोरेट किया जाता है ताकि उसका एम्पावरमेंट हो सके। ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट आपको पता ही है कि स्फूर्ति योजना लाई है। स्फूर्ति योजना जो है जिसको या फिर हम लोग कह सकते हैं मोटा मोटी कि PM विश्वकर्मा योजना 2 साल पहले लाई थी, PM विश्वकर्मा योजना। तो इसमें क्या है कि जितने भी, जैसे मान लो कि गोल्ड स्मिथ हैं, आयरन स्मिथ हैं, कॉबलर हैं, ठीक है, तो ये सब जो स्किल का काम है ना, इसको भी प्रॉपर रूप से एक कह सकते हैं कि लोन देना, उसकी स्किलिंग करना और उसको कनेक्ट करना बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हो या फिर जो इंडस्ट्री लिंकेजेज हो, जहाँ पर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इससे क्या होगा कि उनका जो है जो भी छोटे मोटे स्टार्टअप हैं वो ग्रोथ होंगे, ठीक है। अब देखो हर चीज़ का 2 पहलू होता है,
इतना अच्छे अच्छे योजना गवर्नमेंट तो लाई है, बट ग्राउंड स्तर पर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता या लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऑब्वियसली बहुत सा चैलेंजेज हैं। अब देखो क्या क्या चैलेंजेज है। पहला चैलेंज तो है कि टेक्नोलॉजी गैप। टेक्नोलॉजी गैप मतलब अभी भी जो है सोशल और डिजिटल डिवाइड जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण डिजिटल लिटरेसी कम होने के कारण लोग बहुत सारे जो ऑनलाइन गवर्नमेंट के स्कीम हैं, पॉलिसी हैं, उसका फ़ायदा या बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। दूसरा है कि लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ। लैक ऑफ स्किल स्टाफ कई बार जो है स्किल लेबर को या फिर जो स्टार्टअप योजना वाले जो पर्सन होते हैं उनको मिलती है, लेकिन उनको इंडस्ट्री के ओरिएंटेड नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वो फिर से बेरोज़गार रह जाते हैं। तो लैक ऑफ स्किल हो गया। इसके अलावा जो है वीक सप्लायर इकोसिस्टम हो गया। मान लो कि हम लोग एमएसएमई सेक्टर वाले कुछ सामान बना भी लिए, लेकिन उनका सप्लाई भी तो करना होगा, बना के घर में तो रखना नहीं है। तो वीक सप्लायर इकोसिस्टम जो है वो भी एक चैलेंजेज है। ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक इंफ्रा भी कई बार चैलेंज हो जाता है। कई जगह पर अभी भी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उसके अलावा वहाँ पर जो है मान लो कि इनलैंड एरिया है तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाता है लॉजिस्टिक के रूप में। तो इसके लिए हम लोग ना मतलब कुछ वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि भाई नॉर्मल तो सब लिख देता है कि भाई स्किल करो, सबसे पहले स्किल। ठीक है। उसके अलावा दूसरा लिख देता है कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेज होना चाहिए। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेज मतलब इन एकेडमी में वही पढ़ाओ जो इंडस्ट्री के काम आए भाई साहब। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा रहे हो और बाद में इंडस्ट्री के नहीं हमको ये वाला काम नहीं आएगा, हमको दूसरा चीज़ चाहिए। तो ऐसा नहीं, पहले हम लोग इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर लेंगे, उसके बाद वही चीज़ हम लोग एकेडमी में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तीसरा कि हम लोग जो है प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल लिटरेसी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैम हो गया, ई नाम हो गया, ये सब जो वेबसाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर सके। चौथा हम लोग कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो मॉडल है उसको जो है हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि भारत माला योजना, सागर माला योजना, और फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत जो है कई सारे सेक्टर से हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करते हुए हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चौथा क्या होगा कि री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग। कई बार क्या होता है कि स्किल तो हम लोग दिए लेकिन अब वो स्किल पुराना हो गया, तो री स्किल अप स्किल भी समय समय पर करना होगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि अभी फैशन डिज़ाइनिंग में नए नए कपड़े का जो है प्रचलन है, तो ऑब्वियसली जो पुराने डिज़ाइन के कपड़े बनाएंगे उनका कपड़ा नहीं बिक पाएगा मार्केट में, तो हम लोग उसको री स्किल या अप स्किल कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है 5C मॉडल पे काम करती है। तो 5C मॉडल जो है लिख लो कि 5C मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पहला तो क्लस्टर, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दूसरा कैपिटल। तीसरा कैपेबिलिटी। चौथा कनेक्टिविटी। और पांचवा कंपटीशन। मतलब TI होगा, देख लेना, थोड़ा बहुत स्पेलिंग जो लिखने में यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो 5C मॉडल में ध्यान रखना कि पहला क्लस्टर, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा कैपेबिलिटी, चौथा कैपिटल और पांचवा कंपटीशन। ठीक है। तो इन पांचों चीज़ों पर हम लोग को काम करना होगा जिससे MSME जो है ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो पाए। चलो, थैंक यू।